गौरी एक बहुत ही गरीब औरत थी। गौरी के पति का देहांत बहुत ही पहले हो गया था, जिसके बाद गौरी अकेली ही अपनी बेटी ज्योति को संभाल रही थी। ज्योति पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि गौरी के हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा पाए और उसे अच्छी जगह भेज पाए। इसलिए दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती। ऐसे एक दिन गौरी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी करवा दूँ। अब तेरी शादी के लायक उम्र भी हो गई है और अगर सही उम्र में शादी हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तुम्हें तो पता है ना हमारे हालात कैसे हैं, और अगर मैं तेरी शादी ही ना करा पाऊँ तो ऐसे में तो मेरा जीवन व्यर्थ है ना। अब तक तुझे मैं कोई खुशी नहीं दे पाई, कम से कम तेरी शादी तो करवा दूँ, मुझे चैन मिल जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तेरी शादी करवा दूँ, जितना जल्दी हो सके। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। अगर मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? आप तो अकेले पड़ जाओगी ना। मेरे बिना नहीं रह सकती हो आप। मैं शादी नहीं करने वाली, आपके साथ इसी घर में रहूंगी। हाँ, मुझे पता है कि आपको मेरी शादी की बहुत चिंता रहती है। आप मेरे भले के लिए ही सोच रही हो और उसी तरह मैं भी आपके लिए सोच रही हूँ। मुझे पता है अगर मेरी शादी हो गई ना तो आप अपना ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हो। इसीलिए मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। शादी वादी में कुछ नहीं रखा है। अपनी माँ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अरे पगली, कैसी बातें कर रही है तू? शादी तो हर किसी की होती है एक ना एक दिन। शादी पर किसी का जोर नहीं होता। वैसे भी हम गरीब लोग हैं। मैं तेरे लिए राजकुमार तो लेकर आ नहीं सकती, लेकिन तेरी माँ होने के नाते मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का जरूर देखूंगी। लेकिन माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अरे आप ये भी तो देखो ना, मैं आपके बिना कहीं जाती भी नहीं हूँ। मैं कभी आपको छोड़कर एक दिन के लिए भी गई हूँ बाहर? नहीं ना। अब आप ये कह रही हो कि मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के घर चली जाऊँ? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होने वाला है। देखो माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मुझे इस घर में रहा नहीं जाता है। इसीलिए मैं शादी नहीं करने वाली हूँ और आप भी मेरी शादी का ख्याल ना अपने दिमाग से दूर दूर तक निकाल दो। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं तेरी शादी अभी नहीं करवा रही हूँ। तेरी शादी मैं थोड़े समय बाद करवाऊंगी, जब तक मैं कोई लड़का तो ढूंढ लूं तेरे लिए अच्छा सा। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी खुशी ही चाहती हूँ। अब तू शादी के लिए मान जा बेटा, वरना एक जवान लड़की का घर पे बैठना एक माँ पर कलंक होता है। और तू क्या चाहती है कि मेरे सर पे ये कलंक लगे? बेटा तू शादी के लिए मान जा। मैं तेरे एक अच्छे से अच्छे लड़के से शादी करवाऊंगी और तेरी शादी मैं उसी लड़के से करवाऊंगी बेटा, जिसके लिए तू हाँ बोलेगी। अच्छा ठीक है माँ, जब आप इतना कह ही रही हो तो मैं शादी के लिए मना नहीं करती। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। गौरी अब अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने जाती है और उसे सुमित नाम का एक लड़का काफी पसंद आता है। अपनी बेटी के लिए वो सुमित की माँ नीलम से बात करती है और बोलती है, आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई। वैसे आपकी बेटी काफी गुणी है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, घर भी संभालना जानती है, घर के काम भी अच्छे से आते हैं। आपने अपनी बेटी को काफी अच्छी परवरिश दी है। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आपको मेरी बेटी पसंद है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। जितना मैंने आप लोगों को देखा और जाना है, आपका परिवार बहुत अच्छा है। अगर मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में करवाई ना तो वो हमेशा खुश रहेगी। जी जी बिल्कुल, आप इस बात की तो चिंता छोड़ ही दीजिए। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। लेकिन आप तो जानती ही हैं, शादी से पहले बहुत कुछ होता है, उस बारे में जरा बात कर ले। जी बिल्कुल बहन जी, लेकिन बहन जी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा दे पाएं। लेकिन बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना भी होगा मैं उतना जरूर करूंगी। इतना अच्छा रिश्ता है, आप लोग कितने अच्छे हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी बहन जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए 2 व्हीलर गाड़ी, समझ रही है ना, बाइक, मोटरसाइकिल, घर के पूरे सामान और 1 लाख रुपए नगद दे। तब जाकर कहीं बात बनेगी, क्योंकि मेरा बेटा कहीं पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी नौकरी करता है। मेरे बेटे के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता भी आ रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है बहन जी, हम गरीब लोग हैं, इतना हम कहाँ से करेंगे? आप तो देख ही रही हैं मेरे घर की हालत, ये बहुत ज्यादा है। अगर हम इतना कर पाते तो हम गरीब कैसे कहलाते?
देखिए, मैंने तो जो बात की मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया। हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी है, आपकी मर्जी है, आपको सोचना है अपनी बेटी के बारे में। ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है। मैं कहीं से भी आपकी शर्तों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दूंगी। आप भी मेरी तरफ से शादी की तैयारी शुरू करवा दीजिए। गौरी शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की तैयारियों में सब लग जाते हैं। कुछ दिन बाद गौरी अपनी मालकिन अनीता के घर जाती है और अपनी मालकिन के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ। घर में बहुत दिक्कत हो रही है, तंगी भी बहुत है, लेकिन आप तो मेरे हालात जानती है ना, इसलिए मैं आपसे पैसे मांगने आई हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दो तो मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मालकिन, मैं आपके धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरी बहुत हालत खराब है। बिना किसी सहायता के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। यह तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी बेटी की शादी हो रही है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि तेरी बेटी की शादी हो रही है। अगर मैं इसमें तेरी मदद कर पाऊंगी तो मैं बहुत सौभाग्यशाली होंगी। तू चिंता मत कर, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। गरीब के घर की शादी में आपने बहुत बहुत मदद करी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। आपने मेरी मदद करी, मैं आपकी पूरी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। गौरी काफी लोगों की मदद लेती है, काफी लोगों से कर्जा भी लेती है। जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे जोड़कर वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर लेती है। शादी का दिन नजदीक था। अपने घर के बाहर ही वो छोटा सा तंबू लगाकर अपनी बेटी की शादी की रस्मों की तैयारी करती है। ये देखकर गौरी की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे गरीब की शादी में ये ढोल नगाड़े नहीं है, खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? इंतजाम में कोई कमी रह गई है क्या? ये कैसी गरीब की शादी है? क्या विमला बहन, तुम भी ना, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुम सब अपनी आंखों से देख रही हो कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ मैं। गरीब के घर की शादी है बहन, इसमें इतना ही हो रहा है, ये भी बहुत है। और तुम तो जानती हो ना विमला बहन कि ये सब करने में कितनी मुश्किल आई मुझे। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। देखो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी दुख हो। इसलिए जितना हो पाएगा मुझसे उसकी शादी में मैं करूँगी। तुम तो जानती हो मेरे पति का कैटरिंग का बिजनेस है, तो वो तुम्हारी बेटी की शादी में फ्री में कैटरिंग संभाल लेंगे। क्या सच में? इसका मतलब मेरी बेटी की शादी में खाना पीना भी अच्छा होगा। तुम झूठ तो नहीं कह रही ना बहन? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसलिए खाने पीने की चिंता मत करो अब। गौरी बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसकी बेटी की शादी में खाना भी अच्छा होगा। 2 दिनों बाद उसकी बेटी की शादी होती है, जिसमें वो ढीला सा तंबू डला होता है। हर कोई आकर उसे देखकर जा रहा था, लेकिन तारीफ भी कर रहे थे कि गरीब के घर की शादी में भी गौरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरला अपनी बेटी चंपा को लेकर बहुत घमंड करती थी, क्योंकि चंपा वाकई में बहुत सुंदर थी। एक रोज सरला अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही थी। विमला तो कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी बेटी तो लाखों में एक है। भले ही भगवान ने मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं दी, लेकिन इसे सुंदर बनाकर उन्होंने मुझ पर उपकार किया है। देख सरला, मैं तुझे हमेशा से कहती आई हूँ, धन और सुंदरता, इन 2 चीज पर ही कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे विमला, घमंड करने के लिए सुंदरता होनी भी तो जरूरी है ना, और वो यहाँ मोहल्ले में किसी के पास है क्या? सरला विमला को हमेशा अपनी बेटी की सुंदरता के गुणगान गाते हुए दिखती थी, जिससे विमला तो परेशान हो चुकी थी। अब विमला सरला के घर से निकलते हुए खुद से कहते हुए अपने घर आती है। बड़ी आई अपनी बेटी की सुंदरता पर घमंड करने वाली। कल को जब इसकी बेटी किसी के साथ भागेगी ना, तब इसे अकल आएगी। अब देर रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं और करीब रात के 2 बजे जब बबीता को प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए उठती है, तो किसी के फुसफुसाने की आवाज उसे सुनाई देती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कहीं ये किसी आत्मा की आवाजें तो नहीं? लेकिन ये तो छत से आ रही हैं। अब जैसे ही बबीता छत पर जाती है तो वो छत का गेट खुला हुआ देखती है, लेकिन अब भी वो आवाजें आ रही थी। और जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे छत पर और कोई नहीं, उसकी ननद चंपा दिखती है। ये यहाँ, वो भी इतनी रात गए। वैसे अगर इसे कभी कह ही दो कि शाम में छत से कपड़े ले आ, तो इनकी नानी मरती है। लेकिन कहीं बेबी, आज तो तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसम खा लो। मैं तो अभी तुमसे शादी कर लूं,
लेकिन कुछ समय और बस, फिर हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत ना अलग नहीं कर सकती। ये क्या था? मेरी ननंद का विमला आंटी के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बात है, इस घर की इज्जत और सासू माँ का घमंड अब चंपा ही तोड़ेगी। लगी रहो ननंद जी, मैं चलती हूँ। बबीता को जब ये पता चलता है कि उसकी ननद का पड़ोस की विमला के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि बबीता की सास सरला चंपा की सुंदरता को लेकर बबीता को खूब सुनाया करती थी। अब अगली सुबह बबीता सब्जी काटते हुए अपनी सास सरला को कहती है। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल, क्या बोलना है? माँ जी, मैं क्या कह रही थी, ननंद जी की अब उम्र हो गई है शादी की, तो लड़का ढूंढना शुरू कर दो। तू मुझे बताएगी कि मैं अपनी राजकुमारी सी बेटी के लिए कब और कैसा लड़का ढूंढूं? ना माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि अब तो आपको मेरी राजकुमारी ननंद के लिए राजकुमार ढूंढ लेना ही चाहिए। क्यों ननंद जी? इतना सुनने के बाद ही चंपा तो अपने काम पर चली जाती है और बबीता तो ये सब जानबूझकर ही बोल रही थी। अब चंपा अगले ही दिन अपने दोस्त के घर जा रही हूँ ये घर से बोलकर निकलती है और इधर सरला देर शाम हो जाने पर अपनी बहू बबीता से कहती है। बहू चंपा नहीं आई क्या? मुझे तो कहकर गई थी कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। बता, सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? फोन तो बंद आ रहा है ननंद जी का। अब कुछ ही समय बाद विमला की चिल्लाने की आवाज सुनकर बबीता छत से विमला के घर में देखने जाती है। जिसका डर था वही हुआ, मौज कर दी ननंद जी ने। क्या गुमान थोड़ा है माँ जी आपका, राजकुमारी बेटी बनी भगोड़ी बेटी। माँ जी, माँ जी। आराम से, क्या हुआ, क्यों इतना गला फाड़ रही है? अरे वो अपनी चंपा पड़ोस की विमला आंटी के साथ। अरे क्या हुआ, क्यों उस चुड़ैल का नाम ले रही है? और चंपा क्या? चंपा ने विमला आंटी के बेरोजगार नल्ले बेटे से शादी कर ली है। क्या? चंपा ने उस विमला के छपरी औलाद से शादी कर ली? नहीं नहीं बहू, तेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। सरला, ओ सरला, ये ले लड्डू खा। आज मेरे नालायक बददिमाग बेटे ने पहली बार दिमाग का काम किया है। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है सोनू ने? तेरी ननंद से शादी करके अब तेरी ननंद ही तेरी पड़ोसन बन गई है बहू। अब हम भी रिश्तेदार हुए। अरे क्या बात है, पहली बार सच में सोनू ने कोई लायक काम किया है। एक लड्डू तो बनता है। अच्छा रहने दे बहू, रख दे वापस लड्डू। मोहल्ले में भी बांटना है, तेरी सास तो तुझे खाने नहीं देगी। अभी के अभी निकल मेरे घर से और अपनी नई बहू से कह दियो उसका सरला और उसके घर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है कह दूंगी। चलती हूँ, घर में बहुत काम है। नई बहू आई है, बहुत सारी रस्में करनी है। अब विमला के जाने के बाद ही सरला अपना सर पीट कर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन सच कहूँ तो क्या है उस सोनू में? लप्पू सा सोनू है, कमाना वो जानता ना, बोलना ठीक से वो आवे ना उस पे, और चला है मेरी ननद से शादी करने। अरे उसकी गलती तो है ही, लेकिन मेरी बेटी को भी मेरी इज्जत का ख्याल रखना था ना। कहीं का नहीं छोड़ा उसने, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सरला को अपनी जिस सुंदर बेटी पर गुमान था, आज वो गुमान टूट चुका था। सरला अपनी बेटी की इस हरकत पर उससे नाराज ही नहीं बल्कि उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। माँ, एक कप चाय पिला दो। तू अंदर किससे पूछ कर आई? चल अभी के अभी निकल मेरे घर से। अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं आपको उनके बारे में बताती तो आप मेरी शादी के लिए हाँ ही नहीं करती, इसलिए मैंने बिना बताए आपसे शादी कर ली। अभी निकल, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। निकल अभी के अभी यहाँ से। अच्छा माँ, आप तो मुझसे गुस्सा है, लेकिन यहाँ मेरी भाभी भी तो है। हाँ ननंद जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू, इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल और बोल ये मेरे घर में कभी नजर ना आए। मैं तो आऊंगी, बेटी ना सही ननद ना सही, पड़ोसन होने के हैसियत से मैं यहाँ आऊंगी जरूर। इतना बोलकर सरला अपनी बेटी चंपा का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देती है। सारे मोहल्ले वाले चंपा को देख रहे थे और तभी विमला वहाँ आती है। खबरदार, जो तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया। बहू चल तू घर में, सरला से निपट कर आती हूँ मैं। अरे खोल दरवाजा, मैं तुझे बताती हूँ, मेरी बहू को घर से निकालेगी। इधर सरला घर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है और उधर विमला चंपा को घर लेकर जाती है और चंपा से कहती है। क्यों सरला की बेटी,
तेरी माँ को तुझ पर बड़ा ही गुमान था। अब एहसास हो रहा है उसे कि इतना भी गुमान करना ठीक नहीं है। माँ जी, आप मेरी माँ के बारे में क्या कह रही हैं? मैंने सोनू जी के लिए अपना घर, अपनी माँ, सब कुछ गवा दिया, लेकिन आप कह रही हैं कि मेरी माँ का गुमान टूटा। माँ, आप चंपा को कुछ भी मत बोलो। मैंने खुद चंपा के साथ रहने का फैसला किया है और वो अपना घर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा के आई है। लेकिन कुछ भी कहो, सरला को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा है। अब अगले दिन चंपा अपनी माँ सरला के घर फिर से जाती है, अपनी माँ को देखने के बहाने। अरे भाभी, मैं चीनी लेने आई हूँ, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? बहू, बोल दे चीनी खत्म है। चीनी नहीं है ननन जी। मैं तो माँ की आवाज सुनने आई हूँ। चंपा ने वैसे तो बेशक पड़ोस में ही भागकर शादी रचाई थी, क्योंकि वो सोनू को कई सालों से चाहती थी और शुरू से ही उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ सरला इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। चंपा ने ऐसे में सोनू से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्या उसने जो ये फैसला किया वो सही था, क्योंकि अब बिमला अक्सर ही उसकी माँ को जलील किया करती और उसका गुमान तोड़ने के लिए उसके घर पर जाया करती, और इसी के साथ अब चंपा भी कभी कभी पड़ोसन के नाते कुछ न कुछ मांगने के बहाने से अपनी माँ को देखने के लिए पहुँच जाया करती। अब चंपा को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका घर परिवार और तो और उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सीता अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सीता हर रोज पूजा किया करती और अपने काम में बड़ी फुर्तीली भी थी। ऐसे ही एक दिन सीता और मालिनी एक साथ मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। तभी उसकी माँ मालिनी कहती है, सीता बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम उन्हें बुला ले, ताकि तुम भी लड़के को देख लो और अपनी बात रखो। नहीं माँ, हमें अपनी बात रखने की क्या ही जरूरत है। जैसा आपको सही लगे वैसा ही आप हमारे भले में सोचेंगी, ये हमें पता है। फिर भी मेरी बच्ची, तेरी पसंद भी बहुत जरूरी है। तुझे अपनी जिंदगी बितानी है, ना कि हमें। ठीक है, हम उन्हें बुला ही लेते हैं, ताकि तू एक बार मिलकर बात कर ले। माँ, आप हमें ये बताएंगी कि आपने उनको देखा है या नहीं? अगर आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। हमें आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके शादी की बात को पक्की करवाती हूँ। चरण स्पर्श चाची जी, कैसी हो आप? और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी बिटिया, जीती रह, खुश रह, तुझे तेरा मनपसंद जीवन साथी मिले। अरे बस बस चाची, एक साथ कितना आशीर्वाद देंगी आप? हमें तो बस यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर वाले खुश रहे। हम तो बस यही चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर वालों को कभी भी दुख दर्द ना दे। अरे रे, खुद के बारे में भी सोच ले, ताकि तेरा भी भला हो जाए पागल। हमारा भला सोचने वाली तो माता रानी है ना। वैसे भी आप बड़ों का आशीर्वाद होते हुए हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। हाँ बस, बहुत बातें हो गई, अब चले घर को भी, बहुत काम पड़ा है। और हाँ शकुंतला जी, हमारी सीता को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वक्त मिले तो आप भी आ जाना, ताकि लड़के को आप देखो और अपनी राय बताओ कि कैसा है हमारी सीता के लिए वो लड़का। अरे चिंता मत कीजिए बहन जी, हमारी सीता को राम जैसा ही पति मिलेगा। जैसे देखने में हमारी सीता है, भला उसे कौन ही मना करेगा। मैं आ जाऊंगी वक्त पर। दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अगली सुबह लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। तभी मालिनी सीता से कहती है, देख सीता, तुझे तो पूजा पाठ करने की आदत है। तुझे पता है तेरे ससुराल में और एक भगवान है, और वो कौन है? हाँ माँ, हमें पता है कि हमारा पति ही परमेश्वर होगा, इसीलिए वही हमारे भगवान होंगे। यही कहना चाहती हो ना आप? अरे नहीं, तेरा पति कैसे तेरा भगवान हो सकता है? वो मुआ तो ना जाने कहाँ कहाँ घूमता होगा, अपने दोस्तों के साथ काम पर रहेगा और रात को सिर्फ 8 घंटे ही बिताएगा, वो भी सोकर। तो फिर माँ, हमारे पति हमारे देवता नहीं है तो कौन है? हमने तो सुना है कि भला है बुरा है, लेकिन पति ही हमारा देवता है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरा भगवान तेरी सास है, जो हर वक्त तेरे साथ रहेगी, तेरा साथ देगी, कभी तेरे पति को तेरे खिलाफ भड़काएगी।
इसीलिए अपनी सास को अपना भगवान बना ले, पति तो तेरा ही रहेगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मालिनी सीता को सब कुछ सिखा देती है। कुछ वक्त के बाद सीता और मनोज की शादी हो जाती है और अगली सुबह सीता पूजा की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में आती है। जय हो सासू माता, मैया आप ही हो कृपा दाता, आपके बिना न कोई दूजा। अरे बहू, बहू पागल हो गई है क्या? ये क्या, तू मुझे जलाने की कोशिश कर रही? अरे मनोज, कहाँ है रे तू? जल्दी आजा, मुझे बचा ले। कैसी पागल लड़की को बिहा कर ले आए हैं हम। माँ जी आप डरिए मत, हम आपकी आरती उतार रहे थे। आप हमारी भगवान हो, इसीलिए सबसे पहले आपकी आरती उतार रहे हैं। अरे गवार कहीं की, ऐसे सोते हुए इंसान की आरती कौन करता है? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, ये सब चीजें हमारी माँ ने ही हमें सिखाई है। बोल रही थी कि तेरी सास ही तेरी भगवान है, उनकी आरती सुबह शाम किया कर। तू और तेरी माँ दोनों पागल है। वैसे भी हर पत्नी का भगवान उसका पति है, उसकी सास नहीं। लेकिन माँ जी, पति मुआ तो हमारा मतलब है आप पूरे दिन हमारे साथ रहोगी। आप माँ हो हमारे पति के, तो इसीलिए पति देवता है। आप उस देवता की माता हो, तो हुई ना सबसे बड़ी भगवान। क्या हुआ माँ, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रही थी? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? तेरी बीवी को देख, क्या करने की कोशिश कर रही है ये। हाँ देखा मैंने, ये पूजा करने की तैयारी कर रही है। शायद ये भी आपकी आवाज सुनकर आ गई। मेरे चीखने की वजह भी यही है। तेरी गवार बीवी मेरी आरती उतार रही थी। देख ऐसे कौन करता है भला? अगर मैं जला जाती तो क्या होता? ये क्या पागलपन है सीता? आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीता फिर से अपने पति को वही बातें बताती है और हर रोज सीता अपनी सास की आरती उतारा करती और बड़ी ही फुर्ती से घर का काम भी किया करती। ऐसे ही एक दिन सीता मंदिर जाकर पंडित जी से पूछती है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटी। और बताओ, कर लिया अपने भगवानों की पूजा या भी बाकी है? हाँ पंडित जी, हो गई पूजा। यहाँ आकर माता रानी की पूजा भी हो गई। अच्छा बेटी, क्या तुमने अपने घर में कोई जगराता नहीं रखवाया क्या? तुम दो भगवानों की भक्त हो। हाँ पंडित जी, मुझे करवाना है जगराता, लेकिन पहले हम भाग वाली भगवान का जगराता करवाएंगे, फिर जाकर यहाँ की माँ का। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करना, लेकिन माता के जगराते में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आती है? पंडित जी, हम बचपन से ही बड़े फुर्तीले हैं। पता नहीं हमें पूजा करने का शौक कहाँ से आया, लेकिन कैसे भी हुआ हो, पूजा करने के बाद से ही हम फुर्तीली हो गए हैं। लेकिन आती कहाँ से है इतनी फुर्ती? घर का पूरा काम करने के बाद दो भगवानों की अलग अलग पूजा करना। बस पंडित जी, सब हमारे दोनों भगवानों की ही महिमा है। वाह क्या बात है, फुर्तीली बहू के दो भगवानों की पूजा भी हो जाती है और घर का सारा काम भी हो जाता है। ऐसी फुर्तीली और दो भगवानों वाली भक्त कहाँ मिलेगी? ठीक है पंडित जी, आप जरा दिन तारीख पक्का कर लीजिए, कब तक जगराता करवाना है और हमें बता दीजिए। सीता अपने घर में जगराते के लिए सारी तैयारियां करती है और बाजार जाकर सारी चीजें ले आती है। अपनी माँ और शकुंतला को भी न्योता देते हुए अपने घर को वापस आती और अपने पति से कहती है। सुनिए जी, हम ना घर पर जगराता रखवा रहे हैं, हो सके तो आप भी अपने दोस्तों को बुला ले। हमने यहाँ के मोहल्ले वालों को तो न्योता दे दिया है और अपने मायके वालों को भी बुला लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने माँ को बताया कि तुमने क्या सोचा है? हाँ, वो हमारी भगवान है, इनको नहीं बताऊंगी तो किन्हें बताऊंगी। माँ जी ने तो हाँ कर दी है, अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर से कौन कौन आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? क्या है ना, अगर जल्दी आएंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में बहुत काम रहता है ना। अरे आप काम की चिंता क्यों करते हो? आपकी घर की फुर्तीली बहू है ना, जो हर काम को बड़े आराम से और फटाफट कर लेगी। वैसे भी अब आप मेरे साथ जगराते के कामों में मदद कीजिए। अगली सुबह मनोज और सीता जगराते की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी सीता की माँ और पड़ोसन चाची आती है
और उन्हें देखकर कामिनी कहती है, अरे बहन जी, आपने अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। सुबह शाम मेरी पूजा किया करती है, आरती उतारती है, कभी कभी तो सोई हुई रहती हूँ तो शंख और घंटी बजाकर मेरी पूजा करती है। मैंने इसे नहीं कहा था कि अपनी सास की पूजा करे। मैंने तो बस इतना कहा था अपनी सास को भगवान समझ ले, लेकिन सब बेकार हो गया। आपको पता भी है, आपके उस ज्ञान की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मेरे ना चाहते हुए भी अब मुझे भगवानों से दूर रहना पड़ता है। आप ही बताइए, करूँ तो क्या करूँ मैं? सासू माँ जी, क्या अब हम अंदर चले? आपसे कुछ काम है जो कि बहुत ही जरूरी है। चलिए चलिए। लेकिन बेटी, उन्हें कहाँ लेकर जा रही है? माँ, सासू माँ को तैयार भी करना है। सभी भक्तों का आने का समय हो चुका है। अगर भगवान ही आसन पर नहीं रहेंगे तो जगराता कैसे होगा? क्या? आसन पे बैठना है? जी, आसन पर चलिए तैयार होने। अगर देर हो गई तो मंदिर के पंडित जी बहुत गुस्सा करेंगे। सीता की बात सुनकर कामिनी और मालिनी हैरान थे। कुछ देर बाद सीता अपनी सास को भगवान के आसन में बिठाकर उनकी पूजा करती है और सभी लोग कामिनी को भगवान के आसन में देखकर हैरान थे। लोगों के बिना परवाह किए सीता अपनी सास की पूजा करती है और जगराता करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।